सो हेलो एंड वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डीपीएसपी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे देखने में बहुत इजी टॉपिक लगता है ये, बट इससे जब क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो इसको एक बार क्लियरली बस समझ लेना है और फिर रट लेना, इसकी क्लासिफिकेशन समझ लेंगे, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। ओके, तो इस 15 मिनट, अराउंड 15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी और सोर्स का को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और रिवीजन के लिए बार बार इसको आप देख सकते हैं। ओके, क्विकली विल स्टार्ट। व्हाट इज डीपीएसपी? तो जब जब भी कोई स्टेट ये सोचता है कि उसे लोगों के लिए कैसी पॉलिसीज चाहिए, तो उसके दिमाग में मतलब एक ऊपर ऊपर से इमेज होती है कि मेरी सोसाइटी कैसी होगी। अगर उसको सोसाइटी को सोशलिस्ट बनाना है तो उसके लिए अलग अप्रोच है, उसको कैपिटलिस्ट बनाना है अलग अप्रोच है, और उसको लेट्स से मिक्स्ड इकोनॉमी बनानी है तो अलग अप्रोच है। सो इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आया था, जो फर्दर इवॉल्व होके अभी उसका नया नाम ये आया था गवर्नर जनरल्स के लिए, गवर्नर्स के लिए, कि जब वो किसी पे शासन कर रहे हैं तो उनकी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, उन्हें क्या चीजें जनता को देनी है, जो एक तरह से इवॉल्व होकर बना डीपीएसपी। बट डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ले रखा है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इतनी चीजें बस इसमें समझने वाली हैं। और लेट्स से कि हमारा इंडियन स्टेट जो है, इसको जब ये कंफ्यूजन रहती है कि हमें किस चीज पे, मान लीजिए कि कोई पीएम बना, उसको ये सोचना है कि कभी उठे मोदी जी और भूल जाए कि उन्हें करना क्या है, तो वो एक बार डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ एक ही बार में कि उन्हें इंडिया में करना क्या है, इंडिया के लोगों को का उत्थान कैसे करना है। डीपीएसपी पढ़ने से एक तरह से ये भी चीज समझ में आ जाएगी कि इंडिया में किन किन चीजों की कमी है और क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो एक तरफ फंडामेंटल राइट की बात करते हैं जो हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देता है, और इससे हमें सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात होती है डीपीएसपी में। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे? पॉलिटिकल बोले तो कि हमें बहुत चीजों के अधिकार हैं, मतलब एक पॉलिटिकल इक्वालिटी भी कह सकते हैं। पॉलिटिकल, इसको डेमोक्रेसी को इक्वालिटी वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो डीपीएसपी इसलिए जरूरी है ताकि लोगों में गरीबी खत्म हो, लोगों में सामाजिक समाज का स्तर लोगों में बराबर है, जैसे कि एक छोटी जाति ऊंची जाति ऐसा कुछ भेदभाव सब खत्म हो। इन सब चीजों के लिए भी डीपीएसपी बहुत ही जरूरी है। ओके, क्विकली विल स्टार्ट। डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग स्पेन से लिए थे, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, पार्ट 4 में है आर्टिकल 3651 नॉन जस्टिसिएबल है। तो ये बात आती है कि जब भी फंडामेंटल राइट की बात होगी तो वो जस्टिसिएबल होंगे, डीपीएसपी की बात आएगी तो वो नॉन जस्टिसिएबल होंगे। मतलब कि अगर आपको डीपीएसपी में लिखी हुई चीजें अगर नहीं मिलती हैं तो आप उसके लिए डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते अनटिल अनलेस उस डीपीएसपी से रिलेटेड कोई लॉ गवर्नमेंट ने बना रखा है, अगर वो वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, बट नॉट डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कब आप जा सकते हैं? इन द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। ओके, सो डीपीएसपी जब नॉन जस्टिसिएबल नहीं है तो जरूरी क्यों है? सो दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कंट्री को जो गवर्न कर रहा है उसके जो हमारे लॉ बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे कि लोगों का किस तरह उत्थान किया जा सके, जो भी दबा वर्ग है, निचला वर्ग है, उनका उत्थान कैसे हो सके, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डीपीएसपी। इसका एम क्या है? टू स्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट एंड टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। अब बात आती है किसने डीपीएसपी को क्या कहा है। बी आर अम्बेडकर ने इसे नॉवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, और सेड दैट दे आर मेयरली अनदर नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वही जो आया था इश्यूड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ग्रैनविल ऑस्टिन साहब ने कहा है कि डीपीएसपी टुगेदर विथ फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन साहब ने। बीएन राव ने क्या कहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ही वाज, सो रिकमेंडेड द डिवीजन। इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो भी हमारे राइट्स हैं वो दो पार्ट में तोड़े जाएं, एक जस्टिसिएबल और एक नॉन जस्टिसिएबल। अब नॉन जस्टिसिएबल क्यों भाई? राइट्स तो जस्टिसिएबल होने चाहिए। तो नॉन जस्टिसिएबल इसलिए क्योंकि उस वक्त इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, रिसोर्सेज की कमी थी उनके पास। तो जो भी पैसे थे वो सिर्फ इंपॉर्टेंट, लेट्स से कि 1 करोड़ डिफेंस में लगा दिया, 1 करोड़ एग्रीकल्चर में लगा दिया, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो लगा दी, बट बहुत कम रिसोर्सेज होने की वजह से वो सारी चीजें सिटीजन्स को फ्रॉम डे वन नहीं दे सकते थे। तो डे वन से जो चीजें वो दे सकते थे वो दी, और बहुत सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स में डाली, और डीपीएसपी बनाया ताकि फ्यूचर में लॉ लाके उनको प्रोवाइड किया जा सके। जैसे आपने पढ़ा होगा राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ था 21A, 86th अमेंडमेंट 2002 में राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ था 21A में। तो ये पहले डीपीएसपी हुआ करता था, डीपीएसपी अंडर दिस वन, मतलब एक तरह से ये बात लिखी हुई है। तो उसमें बाद में चेंज कर दिया गया 6 to 14 ईयर्स को कंपल्सरी एजुकेशन देगा स्टेट, ऐसा लिख दिया। सो दैट्स वाई हमारे पास तब रिसोर्सेज कम थे, और ये बात कही गई थी जैसे जैसे रिसोर्सेज होंगे वैसे वैसे हम ये अधिकार आपको देते जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। अभी पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, बट इसको पढ़ने से पहले हम एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें डायरेक्टली ये पूछता है कि ये कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ये डीपीएसपी। तो बस इतना समझना है इस पे कि
जिस भी डीपीएसपी में इक्वालिटी, लोगों में इक्वालिटी लाने की बात की जा रही हो, इक्वालिटी की बात की जा रही हो, जैसे कोई दबा वर्ग है उसको ऊपर उठाने की बात की जा रही हो, या फिर वुमेन्स हुए या चिल्ड्रन हुए, इन लोगों को बराबरी पे लाने की बात की जा रही हो, तो वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल होगा। सोशलिस्टिक मतलब समान समान अधिकार, सबको समान लेवल पे लाने का प्रयास करेगा स्टेट। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल जब भी SC STs के लिए आपको दिख जाए, या विलेज या रूरल, या मतलब रूट डेमोक्रेसी टाइप की चीजें जो एकदम नीचे लेवल से, नीचे नॉट इन द सेंस ऑफ प्रियोरिटी, मतलब एकदम ग्रास रूट लेवल से अगर कुछ चीज रिलेटेड दिख जाए तो वो गांधीयन प्रिंसिपल पे आएगी। और लिबरल मतलब कुछ भी साइंटिफिक हो या कुछ भी, मतलब थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल बात की जा रही हो, तो वो लिबरल इंटेलेक्चुअल के दायरे में आएगा। सोशलिस्टिक में देख लेंगे, सबसे पहले 38 है, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। ओके, इनइक्वालिटीज खत्म करने के बाद सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। 39 क्या है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी वही बात की जा रही है कि सबको इक्वल पे हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ओके, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड मतलब कि सबको फ्री लीगल एड दिया जाएगा, जो कि बाद में ऐड किया गया था बाई अमेंडमेंट। और राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये सब आएगा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। क्योंकि राइट टू एजुकेशन क्यों? क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उनको अमीर बच्चों के बराबरी पे ले आना है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं वर्कर लोग, उनको बराबरी पे ले आइए, उनको अच्छी कंडीशन दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोयले की मतलब खदान में काम कर रहे हैं तो वहां पे एकदम बुरा ही हालत हो, कोई भी सेफ्टी प्रोसीजर्स ना हो। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी है, ये पूरी लिस्ट जस्ट रिमेंबर इट। आई हैव टोल्ड यू व्हिच विल कम अंडर व्हिच कैटेगरी। नाउ गांधीयन प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन विलेज, मतलब आप देखिए रूट, ग्रास रूट की बात शुरू होने लगी यहाँ पे। विलेज पंचायत है, कॉटेज इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, CST है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को बंद करना है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें गांधीयन प्रिंसिपल। देन अगेन लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, थोड़ी लिबरल बात हो रही है, आ जाएगा इसके अंडर में। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, इसमें भी थोड़ी सी मतलब इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है। 6 ईयर के पहले बच्चे को उतना ज्यादा एजुकेशन में इंडिया में नहीं दिया जा सकता है, तो बहुत सारा इस पर विचार विमर्श करके लोगों ने इसको बनाया। एंड दैट्स व्हाई इट फॉल्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। डायरेक्ट साइंटिफिक मेंशन है, यहाँ पे सोचना ही नहीं है। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, इसमें भी नहीं सोचना है। मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ऐसे भी देख सकते हैं आप। अब मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है, सोशलिस्टिक तो बात हो नहीं होगी, गांधीयन की भी नहीं हो रही होगी, तो सिंपल सी बात है, ये इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स होंगे। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, ये भी सोचना ही नहीं है 50-50। ओके, नाउ विल कम टू आवर लिस्ट। आर्टिकल 36, दैट इज अगेन डेफिनेशन ऑफ स्टेट, सेम एज आर्टिकल 12। 12 में जो डेफिनेशन स्टेट की दी हुई है सेम वही है। 37 में एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपीज है। तो ये दो आर्टिकल मतलब बस रट लीजिएगा। उसके बाद अब शुरू होता है आर्टिकल 38, इसमें सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन एंड ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, इसकी बात की गई है। 39 में सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, वही है, यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको। देखिए 39 है, 39 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें बात आती है LDCPHC, ये पूरा सेंटेंस याद कर लीजिए। एल फॉर, अब यहाँ आते हैं LDCPHC समझने के लिए। एल फॉर लाइवलीहुड, ओके, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ई फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ओके, एल डी ये हो गया सी, देन अगेन पी फॉर इक्वल पे, एच फॉर हेल्थ आ जाएगा, एंड सी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। ओके, तो LDCPHC यहाँ हो गया। अब आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसकी बात की गई है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया? जस्ट टेल मी इन कमेंट्स, दैट्स व्हाई आई हैवंट मेंशन्ड हियर। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है। 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से ऐसे याद करिए, LDCPHC हो गया, विलेज में कुछ लोग विलेज पंचायत का गठन करते हैं। अब गठन हो गया तो वहां के लोग राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये सब चीजों की मांग करते हैं। अब ठीक है, राइट टू वर्क तो मान लिया, जब वर्क मिल जाएगा तो अब वर्क की कंडीशन भी तो आएगी। जो वर्क की कंडीशन है वो भी तो सही होनी चाहिए। अब उसकी बात हो गई, अच्छे से वर्क, अच्छी वर्क कंडीशन में मिल गई। अब क्या है कि ठीक है, अब कंडीशन तो मिल गई पर हमारी पगार भी तो उतनी होनी चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए। 43 में बात हो गई, 43A, पगार भी हो गई, सब कुछ हो गया, बट जो हमारे लिए जो काम कर रहे हैं लोग, हमारे ऊपर जो मैनेजमेंट बैठा है, उसमें हमारी कोई आवाज ही नहीं सुनी जा रही है। इसके लिए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हो गया डन। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके बाद बना लिए ये लोग। इतनी चीजें यहाँ तक याद हो जाएंगी। 44 है, देखिए इसमें यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जानते होंगे, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, दैट्स नॉट माय पार्ट। वो सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। वैसे यहाँ पे मैं बता दूं, ये सब चीजें उतनी समझनी जरूरी नहीं है, जस्ट इट इज अ सेंटेंस, इट विल डायरेक्टली कम इन द क्वेश्चंस। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जानते होंगे कि हिंदू, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन, सबके लिए एक तरह के कानून बनाने की बात कर रहा है हमारा, मतलब हमारे लोग भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है। 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है। 86 अमेंडमेंट से कुछ चेंजेस भी किए गए थे 2002। 46 में एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, जिसमें SC STs पर्टिकुलरली हैं। 47 में न्यूट्रिशन की बात की जा रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जा रही है। 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A में प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसको पूरा रट जाइएगा। 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 50 मैंने ऐसे याद किया कि 1 से 50 एक हो गया, 50 से 100 अलग हो गया, मतलब एक सेपरेशन है। 51 मतलब 51 थोड़ा शुभ माना जाता है, इसलिए इसको पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए शुभ माना जाता है, ऐसे याद कर रखा है मैंने। आर्टिकल 43, 47, 48 फॉल इन मोर देन वन कैटेगरी एज पर क्लासिफिकेशन। ओके, जो क्लासिफिकेशन है उसमें 43, 47 और 48 मोर देन वन में फॉलो होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया जो जो कैटेगरी बनी है, 43, 47, 48 नहीं पूछेगा।
तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया था, आर्टिकल 39F, जो कि है चाइल्ड मतलब जो चिल्ड्रन का यहाँ पे बात हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन जो ऐड हुआ है वो 42nd से ऐड हुआ है, देन 39A, 43A, 48A, ये सारी चीजें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से क्लॉज 2 जोड़ा गया था, जिसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है आर्टिकल 38 में। ओके, हियर इट इज, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज की बात की गई है, सॉरी 38 में, तो ये बाद में ऐड किया गया था क्लॉज 2 इसमें। 86 आर्टिकल 45 बता चुका हूं मैं। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ था, 43B, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई थी। अब इंपॉर्टेंट केसेस जल्दी से पढ़ लेंगे। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन केस। तो इस केस में आपको पता है कि कोई था जिसका एडमिशन उसके यूनिवर्सिटी में बस इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सरकार ने SC/ST के लिए आरक्षण दे रखा था। तो इसमें इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, तो आरक्षण नहीं दिया गया तो इनका एडमिशन उसमें हो गया। बट इसमें ये बात कही गई थी कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP में जब भी बात आएगी तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, DPSP उसके आगे नहीं रखा जा सकता है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, सुप्रीमेसी ऑफ FR, पार्लियामेंट बिल्कुल टच भी नहीं कर सकता अमेंड करने के लिए। बट केशवानंद भारती में टोटल यूटर्न लेते हुए कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स ये चेंज किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं वायलेट होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट और DPSP हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री बोथ। बट इसमें इसकी बात की गई थी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था। मिनर्वा मिल्स में क्या कहा गया था कि वही सेम बात, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसमें झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा था। बट उसमें बिफोर द कंस्ट्रक्शन बात ये हुई थी कि कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा वहां पे लोगों को शिफ्ट करने के लिए, तभी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जाएगा, बट पहले ही तोड़ दिया गया था। देन इसके खिलाफ केस हुआ था। तो राइट टू लाइवलीहुड पार्ट ऑफ राइट्स टू लाइफ, आर्टिकल 21 इंस्पायर्ड बाय आर्टिकल 39A, इसमें ऐसी बातें हुई थी कि राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा में ये बात कही गई थी, राइट टू एजुकेशन डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 एंड 45 एंड दिस इज बेसिस ऑफ 86th अमेंडमेंट 2002। अभी क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे। सोर्स क्या है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में है, पार्ट 4 में। नेचर क्या है, नॉन जस्टिसेबल, याद रखिएगा नॉन अनफोर्सेबल भी है। एम क्या है, वेलफेयर स्टेट बनाना या सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना। रिजेम्बलेंस किससे है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अम्बेडकर साहब ने इनको नॉवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ग्रैंड ऑस्टिन ने कहा था कि कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, जबकि BN राव ने इसको जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल में डिवाइड किया था। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस की बात करेंगे तो मिनर्वा मिल्स केस, जिसमें DPSP बैलेंस की बात की गई थी, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस, जिसमें केशवानंद भारती केस आया था।